आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और हम 12वीं कक्षा के लिए लेखांकन विषय में साझेदारी पार्ट उठा रहे हैं। साझेदारी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले इस वीडियो सीरीज में या साझेदारी जो पार्ट रहेगा इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो साझेदारी से संबंधित जितने भी लेखांकन प्रक्रियाएं होती है कि साझेदारी क्या होता है, क्यों होता है, उसके अलावा साझेदार का प्रवेश, साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु या साझेदारी का विघटन, मतलब ये सभी पार्ट इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले साझेदारी का पहला चैप्टर साझेदारी लेखांकन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम समझेंगे साझेदारी क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको शुरुआत से लेना चाहता हूं, इसलिए हम पढ़ते हैं कि स्वामित्व के आधार पर व्यापार जो है वो 3 प्रकार का होता है। कि स्वामित्व के आधार पर व्यापार के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर व्यापार 3 प्रकार का होता है। एकल व्यापार, एकल व्यापार मतलब ऐसा व्यापार जिसमें एक ही मालिक हो। साझेदारी व्यापार, साझेदारी व्यापार ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा मतलब कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम 2 लोग मिलकर किसी व्यापार को चलाएं। और कंपनी, कंपनी एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर व्यापार करते हैं, मतलब कि बिजनेस करते हैं। इसमें पब्लिक कंपनी में तो मतलब सार्वजनिक कंपनी में तो किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं होती, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो हम साझेदारी शुरू करने वाले हैं जिसमें कम से कम 2 लोग मिलकर ऐसे व्यापार को करते हैं जिसका वो लाभ आपस में बांटेंगे। तो साझेदारी के लिए दोस्तों एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ पर कोशिश की है बताने की कि अगर ये दोनों लोग मिलकर व्यापार करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे इसे और इसे क्या कहा जाएगा, साझेदार। व्यक्तिगत तौर पे इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को साझेदार बोला जाएगा। और अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, इस चीज को बोला जाएगा साझेदारी फर्म। मतलब एक व्यक्ति को जब ये काम कर रहे हैं तो पर्सन को, तो एक व्यक्ति को तो क्या बोला जाएगा, साझेदार। और जब दोनों साथ में काम करेंगे तो इसको फर्म बोला जाएगा, साझेदारी फर्म। तो इसी आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी की परिभाषा दी गई है। तो साझेदारी की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, 32 की धारा 4 के अनुसार क्या परिभाषा है वो हम पढ़ने वाले। साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यवसाय का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। अब इसका मतलब साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच के आपसी संबंध को कहा जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, मान लो 5 लोग मिलकर एक व्यवसाय को चला रहे हैं। जो व्यवसाय उन सबके द्वारा या तो सब मिलकर इस व्यवसाय को चला रहे हैं या सबकी ओर से कोई 1 या कोई 2 या कोई 3 मिलकर इस व्यवसाय को चला रहे हैं और ऐसे व्यवसाय के लाभ को ये आपस में बांटेंगे। तो साझेदारी क्या है, संबंध है आपसी। किस, तो साझेदारी इन साझेदारों के बीच का संबंध कहलाता है। जैसे ये साझेदार है ना, तो इनके बीच का संबंध क्या कहलाएगा, साझेदारी। तो साझेदारी एक संबंध है जिसमें ये किसी एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटेंगे और ये व्यवसाय या तो ये सभी मिलकर चलाएंगे या इनमें से कुछ लोग या एक चलाएगा। तो ये इस परिभाषा का अर्थ है। इस परिभाषा के आधार पर साझेदारी की कुछ विशेषताएं निकलती हैं। साझेदारी की विशेषताएं देखो दोस्तों, मैं पॉइंट बता रहा हूं, इसकी डिटेल जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझाऊंगा उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है साझेदारी की विशेषताएं लिखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे पॉइंट बनाकर ही लिखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इनकी डिटेल में 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो डिटेल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मतलब जो भी पॉइंट है उसके आधार पर उसकी डिटेल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अपनी भाषा में लिखेंगे तो और बेहतर होगा। साझेदारी की विशेषता में पहला है समझौता। समझौता क्या होता है, देखिए साझेदारी में समझौता होना आवश्यक है। अब ये 2 लोग हैं आपस में बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनके बीच में सहमति तो होना चाहिए ना, समझौता तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं ये तैयार है हाँ बिजनेस करना है, ये तैयार नहीं है, तो ये तैयार नहीं है तो आप इसको लेकर बिजनेस कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए दोनों
तीनों को तैयार होना चाहिए। मान लो 3 साझेदार है तो तीनों को तैयार होना चाहिए। अब सपोज ये 3 लोग आपस में साझेदार है, ये चौथा है जिसको इन तीनों को पैसा देना है, इस व्यक्ति को बेचारे को इन तीनों को पैसा देना है। तो तीनों क्या बोलते हैं, नहीं तुझे तो साझेदार बनना पड़ेगा हमारे बिजनेस में, और लॉस होगा तो भी झेलना पड़ेगा, है ना। तो नहीं, किसी को दबाव में आप साझेदार नहीं बना सकते, उसकी सहमति होना जरूरी है। तो साझेदारों के मध्य समझौता होना जरूरी है, चाहे वो समझौता मौखिक हो या लिखित हो, परंतु समझौता होना आवश्यक है। साझेदारों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, साझेदारों की संख्या क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। दोस्तों पहले पुराना कंपनी अधिनियम चलता था, एक तो बात बता दूं, साझेदारी अधिनियम 1932 चलता है, लेकिन इसमें साझेदारों की संख्या फिक्स करता है कंपनी अधिनियम। तो कंपनी अधिनियम जब पुराना चलता था 1956, तो उसके आधार पर अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती थी 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10। परंतु जब नया कंपनी अधिनियम आया 2013, उसके अनुसार अधिकतम साझेदारों की संख्या कर दी गई थी 100, परंतु फिर नियम 10 आया 2014 में, जिसके अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई 50। बैंकिंग व्यवसाय के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तो बैंकिंग व्यवसाय में भी अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, 50। तो जब भी साझेदारों की संख्या का प्रश्न उठे तो कंपनी अधिनियम 2013 नियम 10/2014 के अनुसार अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, 50, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम तो 2 है ही सही। व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, व्यक्ति से मतलब है कोई व्यक्ति, या व्यष्टि नाम से भी लिख सकते हो आप, कि केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई भी व्यक्तियों का समूह साझेदार नहीं बन सकता। जैसे ये 2 लोग हैं आपस में, ए और बी आपस में साझेदार हैं। अब ये एक परिवार है जिसमें 10 लोग रहते हैं, ओके, तो ये परिवार कहता है कि हमें भी तीसरे साझेदार के रूप में साझेदार बना लो, कि हम सब मिलकर एक के बराबर काम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये 10 और ये 2 12 साझेदार हो सकते हैं, पर ये 10 एक साझेदार के रूप में काम नहीं कर सकते, या पूरी पूरी कंपनी किसी साझेदार के रूप में काम नहीं कर सकती। कोई मतलब एक ग्रुप जो है, एसोसिएशन, लोगों का समूह साझेदार नहीं बन सकता, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। वैध व्यवसाय, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी केवल उसी को माना जाएगा जो वैध व्यवसाय की हो। वैध व्यवसाय मतलब कोई भी इनलीगल, गैर कानूनी काम में, जैसे 2 लोग आपस में चोरी, मतलब 2 लोग चोरी कर रहे हैं साथ में मिलकर, तो ये साझेदारी नहीं कहा जा सकता। डकैती या स्मगलिंग या कैसा कोई भी ऐसा गैर कानूनी व्यवसाय जिस में मिलकर लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो उसको साझेदारी व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। या ऐसा व्यवसाय जिसके लिए लाइसेंस था परंतु वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो वो भी अवैध व्यवसाय हो जाएगा। पूंजी निवेश आवश्यक नहीं। अब जैसे ये 2 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, इसके पास पैसा है, इसके पास दिमाग है, तो ये पैसा लगाता है, दिमाग लगाते हैं, साथ में काम करते हैं, तो यह भी संभव है। तो किसी भी साझेदार के लिए पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बनाया जा सकता है। लाभ वितरण आवश्यक, भाई साझेदार हो परंतु उसको लाभ भी देना पड़ेगा। जैसे 1 लाख रुपए इसने लगाए, 1 लाख रुपए इसने लगाए और 1 लाख रुपए इसने लगाए, तो तीनों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, तब तो साझेदार कहलाएगा। आप इसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, खाली इससे पैसा ले लिया, तो एक तरह से दान हो गया, किसने दान दे दिया, तो ये साझेदार नहीं होगा। तो साझेदारों में हानि बांटे नहीं बांटे, हानि को बांटना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन साझेदारों ने उनको गारंटी दी हो तो आपको तो आ जाओ, हानि हम दोनों झेल लेंगे, लाभ होगा तो आपको देंगे। तो हानि बांटना अनिवार्य नहीं है, परंतु लाभ बांटना अनिवार्य होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों साझेदारी संलेख की। साझेदारी संलेख क्या होता है? जैसे ये 2 साझेदार हैं, अब इनके बीच में समझौता तो होना जरूरी है, तो समझौता मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मतलब ये आपस में ये तय कर सकते हैं कि हम मतलब खाली बोल के तय कर सकते हैं हाँ भैया साझेदार हैं, ये नियम रहेंगे, या ये समझौता लिखित भी हो सकता है। तो जब समझौता साझेदारों के मध्य लिखित होता है तो उसको कहा जाता है साझेदारी संलेख, उस प्रलेख को। तो ये पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत लिखित संलेख होना आवश्यक नहीं है, मतलब लिखित होना जरूरी नहीं है,
मौखिक से भी काम हो सकता है, और जब लिखित सल्लेख होता है उसको साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। साझेदारों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप साझेदारी अस्तित्व में आती है। देखो, साझेदारों में समझौता होगा तो ही उसको साझेदारी कहा जाएगा। समझौता या तो लिखित, मौखिक या लिखित हो सकता है। वह दस्तावेज जिसमें समझौते की शर्तें होती हैं को साझेदारी विलेख या साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। मतलब वो दस्तावेज जिसमें साझेदारों की शर्तें लिखी हो कि कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन क्या करेगा, किसका क्या अधिकार होगा, तो ये सल्लेख क्या कहलाता है, ये विलेख क्या कहलाता है, साझेदारी सल्लेख। तो ये एक तरह से इनकी नियमावली है जिसके आधार पर साझेदारी काम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साझेदारी सल्लेख की सामग्री, साझेदारी सल्लेख में क्या क्या लिखा जाएगा। तो साझेदारी सल्लेख में मुख्यतः दो तरह की बातें लिखी जाती है, एक तो सामान्य बातें और लेखा संबंधी बातें। सामान्य बातों में क्या क्या लिखा जाएगा, तो इस साझेदारी सल्लेख में जैसे ये 3 पार्टनर है, 3 साझेदार हैं, तो ये अपना साझेदारी सल्लेख जब बनाएंगे तो फर्म का नाम, कार्यालय का पता लिखना पड़ेगा इनको कि फर्म का नाम क्या है। तो फर्म का नाम होगा तभी तो पहचाना जाएगा कि तीनों कौन से व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, और उसका कार्यालय कहां है उसका पता भी लिखना पड़ेगा। व्यवसाय की प्रकृति, ये तीनों मिलकर जो व्यवसाय कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं, मतलब कि सामग्री से संबंधित कर रहे हैं, सेवा से संबंधित कर रहे हैं, है ना, मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग है कि गुड्स प्रोवाइडिंग है, कौन सा बिजनेस है, भाई ये नेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, लोकल बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यवसाय की प्रकृति इसमें लिखनी होगी। साझेदारों के नाम व पते, अब जितने भी साझेदार हैं उनके नाम और उनके एड्रेस लिखने पड़ेंगे जिससे पता चल सके कि इस साझेदारी में कौन कौन साझेदार हैं। साझेदारों के कर्तव्य कि किस साझेदार को क्या क्या करना होगा, भाई कौन साझेदार एक्टिव होगा, कौन डीएक्टिव, मतलब कि कौन सक्रिय होगा, कोई निष्क्रिय, कि भाई किसी को काम बांटा जा सकता है कि भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तो काम किसको क्या करना है वो भी इसमें लिखा होगा। साझेदारों के मध्य विवाद निदान के तरीके, कि अगर साझेदारों के मध्य विवाद हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, भाई कोर्ट में जाएंगे, आपसी सहमति से करेंगे, कैसे उसका निदान किया जाएगा, ये बातें भी साझेदारी सल्लेख में होती हैं। लेखा संबंधी बातें, मतलब जिनका हिसाब किताब रखा जाएगा। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की राशि, अब इस साझेदारी सल्लेख में यह भी लिखा जाएगा कि कौन साझेदार कितनी पूंजी लेकर आएगा, कौन ज्यादा लेकर आएगा, कौन कम लेकर आएगा, ये हिसाब रखना क्या कहलाता है, प्रत्येक साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का हिसाब। लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात मतलब होता है दोस्तों कि ये 3 साझेदार हैं तो ये आपस में लाभ या हानि कैसे बांटेंगे। जैसे इनका अनुपात है 3:2:1, तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट ये रखेगा, उससे कम ये, उससे कम ये। अगर अनुपात है 1:1:1, इसका मतलब तीनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा। तो लाभ हानि कैसे बटेगा ये भी तय करना, ये भी इस साझेदारी सल्लेख में लिखा जाएगा। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज की दर, अब साझेदार जो पूंजी निवेश करेंगे व्यवसाय में, साझेदार मान लो ये 3 साझेदार हैं, अब जो भी पूंजी ये व्यवसाय में लगाएंगे उस पर ब्याज व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय इनको ब्याज देगा, वो है पूंजी पर ब्याज, अगर देगा तो, अगर नियम है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, उसकी दर क्या होगी। और अगर ये ड्रॉइंग करते हैं, मतलब कि आहरण करते हैं साझेदारी फर्म से, तो उस पर इनको ब्याज फर्म को देना पड़ेगा, तो उसकी दर क्या होगी। ये दोनों दरें इसमें निर्धारित की जाएंगी। साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण पर ब्याज की दर, अगर साझेदार फर्म को ब्याज ऋण देते हैं तो उस पर ब्याज की क्या दर रहेगी। वैसे सल्लेख नहीं भी हो तो 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देना ही है, फिर भी ये चाहे तो 8%, 10%, जितना भी है, मतलब साझेदारों को फर्म को दिए गए ब्याज पर मतलब ऋण पर ब्याज मिलने की दर भी इसमें तय की जाएगी। साझेदारों को वेतन या कमीशन, अगर कोई साझेदार काम कर रहा है फर्म में तो उसको वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये भी तय करना साझेदारी सल्लेख में ही हो जाता है। एक या एक से अधिक भागीदारों के दिवालिया होने पर उत्पन्न होने वाले नुकसान का उपचार, अब मान लिया जाए ये व्यवसाय है, इसमें 4 साझेदार हैं, इनमें से एक या ये दोनों दिवालिया हो जाते हैं, दिवालिया मतलब इनके पास देने को कुछ नहीं है और इनका नुकसान है, तो इस नुकसान को ये दोनों कैसे भरेंगे, किस अनुपात में भरेंगे, ये भी पहले से साझेदारी सल्लेख में तय कर लिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों, साझेदारी सल्लेख की अनुपस्थिति में नियम। अब मान लिया जाए ये 3 साझेदार हैं
इसने संलेख नहीं बनाया इन तीनों ने, तो फिर इनके पास तो नियमावली ही नहीं है, तो ये किसको फॉलो करेंगे, कौन से रूल को फॉलो करेंगे? तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 से 12 के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं जिसमें कि साझेदारी संलेख नहीं हो तो ये नियम वहां पर लागू होंगे। क्या? लाभ हानि अनुपात बराबर रहेगा। अब तीनों साझेदार हैं तो इनको आपस में बराबर बराबर लाभ हानि दिया जाएगा। किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और यदि ऐसा प्रावधान है तो केवल लाभों में से दिया जाएगा। वैसे तो कोई भी साझेदार पूंजी लगाता है तो ब्याज की अपेक्षा नहीं करे, ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख नहीं है तो ब्याज दिया ही नहीं जाएगा। फिर भी अगर साझेदारी संलेख है और उसमें ब्याज की दर है कि 9%, मतलब साझेदारी संलेख है परंतु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि हानि होगी तो भी देना है क्या, तो केवल लाभों में से ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर। अभी ऊपर बात हुई कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है और साझेदारों ने फर्म को लोन दिया है तो भी उस पर ब्याज दिया जाएगा। कितना? 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं। अगर संलेख नहीं है तो कोई भी साझेदार आहरण करता है तो ब्याज नहीं देगा वो फर्म को। देखो, ना तो फर्म उसको पूंजी पर ब्याज दे रही है, ना ही साझेदार फर्म को आहरण पर ब्याज देगा। तो आहरण पर ब्याज नहीं। किसी साझेदार को वेतन, कमीशन या कोई पारिश्रमिक नहीं। वैसे तो अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन में भाग लेना पड़ेगा, और इस संचालन में भाग लेने के लिए उसको ना तो वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना किसी तरह का पारिश्रमिक, जैसा कि ये प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग लेगा। इसके अलावा भी कुछ नियम है कि प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों को जांच सकता है और उसकी एक प्रति अपने पास रख सकता है। कोई भी साझेदार अपने अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकता। तो ये कुछ नियम है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें ये जो मुख्य नियम है ये तो आपको लिखने ही होंगे। तो दोस्तों, ये साझेदारी की कुछ बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।